आज हम एक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। ये कोई चालक तार है एक्स वाई, जिसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल डी दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चालक तार को छोटे छोटे कई अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना गया है। हम किसी एक अल्पांश की कल्पना कर रहे हैं। तो मान लीजिएगा कि ये कोई एक छोटा सा अल्पांश है ए बी, ठीक, जिसकी लंबाई है डी एल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाएंगे जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं क्या कर दूं, या तो अल्पांश के इस सिरे को मिला दूं या इस सिरे को मिला दूं, या दोनों को भी मिला सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों सिरों को ही मिलाएंगे। ठीक है, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, या दोनों के बीच की दूरी हमने पिछले वीडियो में कितना माना था, R माना था, बायो-सैवर्ट के नियम। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, R। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी लगभग R ही होगी, ये दूरी भी R होगी, थोड़ा सा ज़्यादा होगी क्योंकि अल्पांश की लंबाई तो बहुत कम होती है। तो जितनी दूरी यहाँ से इस बिंदु की होगी उतनी दूरी यहाँ से लगभग इस बिंदु की होगी। क्लियर। देखिए यहाँ से मैं इसके ऊपर क्या कर दूँ, लंब डाल दूँ। ये मैंने लंब डाल दिया C। क्लियर। ये जो कोण है इस कोण को मान रहा हूं मैं फाई। ये एक छोटा सा कोण बनेगा, इसको मान रहे हैं हम डी फाई। ये एक अल्प कोण बनेगा क्योंकि इस अल्पांश की लंबाई बहुत कम है, तो ये कोण भी कितना कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। क्लियर। यहां से जब मैंने इसके ऊपर लंब डाला तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लियर। देखिए एक चीज़ और बताई थी बायो-सैवर्ट के नियम में कि अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। तो देखिए वो कोण हम जे भी ले सकते हैं, इसको भी, और इस कोण को भी ले सकते हैं। क्लियर। मैं उस कोण को जे ले रहा हूँ, थीटा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा। क्लियर। तो ऐसा हमें एक चित्र बनाना है। कैसे लिखोगे इसमें, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से स्मॉल डी दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। चालक के बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी मैं x मान ले रहा हूँ, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। चालक के बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक अल्पांश AB लिया गया है जिसकी लंबाई dl है। तो पहले तो हम इसी अल्पांश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें। तो देखिए माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार, या माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे स्मॉल डी दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक अल्पांश AB लिया गया है जिसकी लंबाई dl है, ठीक है। इसलिए अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। इसलिए अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, dV बराबर, देखिए अल्पांश छोटा है तो तीव्रता भी बहुत कम आएगी। क्या आता था फॉर्मूला बायो सेवर्ट के नियम से एक अल्पांश के कारण तीव्रता का, μ0/4 I यानी प्रवाहित धारा, dl मतलब अल्पांश की लंबाई, साइन थीटा क्या होता था, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, बटे r स्क्वायर मतलब r क्या होता था, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, तो वो दूरी हमने r ही ली है। क्लियर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? चलिए देखिए, इसके बाद हमने क्या किया था, B से C पर लंब डाला था, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज ACB में एक भुजा मालूम है, ये DL और ये कोण मालूम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, साइन थीटा लगा दें। तो त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो क्या हो जाएगा, देखिए कोण के सामने की भुजा हो जाती है लंब, तो BC तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा AB, या साइन थीटा बराबर, BC का मान तो हमें दिया नहीं है, तो BC जैसे का जैसा, AB का मान दिया है DL, तो क्या आ जाएगा, BC बराबर DL साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2, BC का मान कितना आ गया, DL साइन थीटा। क्लियर, यानी जिस भुजा जो लंब डाला था वो लंब हमें ज्ञात हो गया DL साइन थीटा। क्लियर, अब देखिए इस त्रिभुज को ले लें, BPC में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखिए मैं इधर लिख ले रहा हूं, अब त्रिभुज BPC में क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण तो कितना हो जाएगा, ये d फाई हो जाएगा। तो ये इधर लिख रहा हूं, d फाई बराबर कोण बराबर चाप, कोण के सामने की वजह चाप हो जाएगी, तो चाप कितना हो जाएगा, BC बटे त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, त्रिज्या गुणा करेंगे तो जाएगा BC बराबर r इंटू d फाई। ये समीकरण नंबर 3। क्लियर, देखिए समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दें, दोनों के लेफ्ट इक्वल है, राइट भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 व 3 की तुलना से, समीकरण 2 व 3 की तुलना से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, DL साइन थीटा बराबर RD फाई, दोनों का राइट साइड बराबर हो जाएगा। मतलब DL साइन थीटा का जो मान है वो इतना आ गया।
ये जो डीएल साइन थीटा का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये वैल्यू हमें निकालनी थी, तो डीएल साइन थीटा का मान कहां पर रख दें? समीकरण 1 में। डीएल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर डीएल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर ये वैल्यू यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा डी बराबर μ0/4 आई। डीएल साइन थीटा की वैल्यू रख दे रहा हूँ r/r²। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा μ0/4 आई d∅/r। ये समीकरण नंबर 4। ओके, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमें यहाँ से r को और हटाना है। क्लियर? r को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि हमारा अल्पांश यहाँ पर है तो जे P से यहाँ तक की दूरी r होगी। यदि हमारा अल्पांश यहाँ पर होता तो P से यहाँ तक की दूरी जे r क्या हो जाती? ज़्यादा हो जाती। तो r नियत नहीं है, तो हमें क्या करना है? r को हटा के इसकी जगह कोई नियत वैल्यू रखनी है कि यदि अल्पांश बढ़ते भी जाएंगे तो उसका मान नहीं बढ़ेगा। तो r को हमें क्या करना है? यहाँ से हटाना है। तो r कब हटेगा? जब यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू पुट कर दी जाए। तो देखिए मैं r को कैसे हटा रहा हूँ, समझना है। देखिए आपको जो एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है BOP में, तो देखिए यहीं से हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज BOP में देखिए इसमें हमें सामने की भुजा लंब हो गई, ये 90 डिग्री के सामने की कर्ण और जे आधार। तो इसमें हमें आधार और कर्ण दिया है, जे आधार दिया है और जे कर्ण दिया है। तो या तो हम कर्ण बटे आधार लगा दें या आधार बटे कर्ण लगा दें। ठीक है, तो मैं आधार बटे कर्ण लगाता हूँ। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस होता है। तो क्या हो जाएगा? BOP में कॉस, कोण कितना है? फाई। कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण यानी D बटे R। क्लियर? यहां से मैं R की वैल्यू निकालूं तो R बराबर क्या आ जाएगा? D बटे कॉस फाई। ये जो R की वैल्यू आई है इसको समीकरण 4 में रखते हैं। R का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये वैल्यू मैं समीकरण 4 में रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो समीकरण 4 वही रहेगा। R की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी? D बटे कॉस फाई। बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो dB बराबर कितना आ जाएगा? μ0/4 आई कॉस फाई डी फाई और बटे D। ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो देखिए ये तो हमारा क्या होगा? समीकरण 5 एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी सिर्फ इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको मैं लिख सकता हूं समीकरण 5 अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। देखिए समीकरण जो 5 है वो हमारे सिर्फ अल्पांश AB के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। समीकरण 5 क्या है? सिर्फ इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यदि हम पूरे चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो पूरा चालक तो हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? चालक तार यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो पहला अल्पांश यहाँ पर आएगा और आखिरी अल्पांश यहाँ पर आएगा। इन सभी अल्पांशों के कारण यदि हमें तीव्रता निकालनी है तो क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि पहला अल्पांश बिंदु P से कितना कोण बना रहा है। तो देखिए
पहला अल्पांश जो भी कोण बना रहा है उसको मान रहे हैं हम φ1, ठीक है। और आखिरी अल्पांश जो बिंदु P से कोण बना रहा है, तो आखिरी अल्पांश हमारा ये है, ये बिंदु P से कितना कोण बना रहा है, आखिरी अल्पांश हमारा बिंदु P से जो कोण बना रहा है वो कोण है हमारा जे इतना सा। इसको मान ले रहे हैं हम φ2। क्लियर। देखिए जे कोण तो बन रहा है हमारा कितना φ1, और जे कोण जो बन रहा है आखिरी अल्पांश वो बना रहा है φ2। लेकिन जे नीचे जो कोण बन रहा है इसको हम लेंगे माइनस का और इसको लेंगे प्लस का। जब पूरे धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण चालक तार के कारण, संपूर्ण चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूरे समीकरण 5 का समाकलन कर दें तो ये आ जाएगा dv बराबर इधर भी μ0/4 I cos फाई डी फाई और बटे डी। लिमिट कितनी हो जाएगी, -φ1 से φ2। क्लियर। देखिए dv का समाकलन तो हो जाएगा b, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दूं तो μ0/4 बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, dv बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, cos फाई डी फाई, लिमिट -φ1 से φ2। क्लियर। cos पाई का समाकलन होता है sin फाई, तो ये आ जाएगा b बराबर μ0/4 I/d, जो हो जाएगा sin फाई, जो हो जाएगा -φ1 से φ2। क्लियर। चलिए देखिए अब लिमिट लगा दें। जब लिमिट लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस चिन्ह लोअर लिमिट, तो b बराबर μ0/4 I/d साइन, पहले अपर लिमिट कितनी हो जाएगी φ2, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस के φ1। क्लियर। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, यानी कि साइन के कोण में माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। कॉस और सेक में बाहर नहीं आता है। तो देखिए ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, b बराबर μ0/4 I/d साइन φ2 प्लस साइन φ1, ठीक है। तो यही बिंदु P पर संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इसकी दिशा क्या होगी, तो दाहिने हाथ की हथेली के नियमानुसार तो क्या होता है कि धारा की दिशा में अंगूठा हो, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो नियम ये फॉलो हो जाएगा। तो क्या बनेगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, ठीक है। ये दाहिने हाथ की हथेली के नियमानुसार। अब आती है स्थिति, हमारी कुछ स्थितियां। तो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, यदि चालक की लंबाई
असीमित है, असीमित है अर्थात अनंत लंबाई, ठीक है, अर्थात अनंत लंबाई का रेजुरेखीय चालक तार है। तब क्या हो जाएगा इस स्थिति में, देखिए ये जो कोण है इसकी लंबाई कितनी है अनंत, तो ये φ1 जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा लगभग, और φ2 भी लगभग 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तब φ1 बराबर 90 तथा φ2 बराबर 90 डिग्री। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/4 I/d, जो हो जाएगा और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो I/d जो हो जाएगा 1 प्लस, यानी इधर लिख दे रहा हूँ b बराबर आ जाएगा μ0/4 2I/d, ठीक है, टेस्ला। तो ये तो हो जाएगा जब चालक की लंबाई अनंत रेजुरेखीय है, ठीक है। अब आती है स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड, यदि बिंदु P चालक के एक सिरे पर है, एक सिरे पर है, तब एक वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एक कोण तो बन जाएगा 0 और दूसरा कोण क्या हो जाएगा φ2 बराबर 90, जिनमें आपस में कोई भी ले सकते हैं। जैसे बिंदु P मान लीजिए इधर होता कहीं, ठीक, तो एक कोण तो बनता 0 और एक कोण हो जाता 90, तो ये वैल्यू रख दे, तब आ जाएगा b बराबर μ0/4 I/d साइन 90 और प्लस साइन 0, तो ये b बराबर आ जाएगा μ0/4, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी 0, तो ये आ जाएगा I/d टेस्ला। दोनों ही कंडीशन में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त हुआ।